दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। हमारे इंग्लिश चैनल में हम सिकल सेल डिजीज़ के बारे में बात करते हैं क्योंकि उसकी एक थेरेपी एफडीए ने अप्रूव की है। एक नहीं, दो थेरेपीज जीन थेरेपी अप्रूव की है एफडीए ने कल। और उसकी वजह से हम सिकल सेल डिजीज़ के बारे में जब बात करते हैं तो ये भी बताते हैं कि सिकल सेल डिजीज़ वाले पेशेंट को हर 2 महीने में ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है और उनमें से कई लोगों को हेपेटाइटिस बी या एचआईवी हो जाती है। तो उस हिसाब से हमने हेपेटाइटिस बी के बारे में भी कवरेज शुरू किया है इंग्लिश में। तो इसलिए मुझे आसान पड़ता है आपको हिंदी में बताने के लिए। ये जो वीडियो मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ वो मैं लास्ट वीक इंग्लिश चैनल में ले आया था, लेकिन बहुत सारा काम रहने की वजह से मुझे अनुवाद करने को टाइम नहीं मिला, तो आज ये कर रहा हूँ। हमारे एक मेंबर ने रिक्वेस्ट किया था हेपेटाइटिस बी के बारे में, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो आज शुरू करते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया आज का टॉपिक है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में 3 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं और उनमें से 2 जो है वो क्रॉनिक बन सकते हैं। क्रॉनिक यानी कि हमेशा के लिए शरीर में रहने वाले। तो इसके बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी देता हूँ। यहाँ पर अभी एफडीए में 4 जीन थेरेपी है हेपेटाइटिस बी के लिए। एक्चुअली 4 थेरेपीज़ है हेपेटाइटिस बी के लिए, जीन थेरेपी नहीं कहूँगा उसको, क्योंकि ये थेरेपीज़ जो है मॉलिक्यूल्स वाले भी हैं। और ये थेरेपीज़ जो है इनमें से 3 जो है फंक्शनल क्योर कर सकते हैं और एक जो है वो इंटरमिटेंट क्योर है। और ये सब थेरेपी जो है अगले 12 महीने के अंदर अप्रूव होने की तैयारी में है, क्योंकि सब फेज़ 2 स्टडीज़ में है। 3 यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू आए हैं और एक गिलियड साइंसेस के थ्रू आया है। गिलियड साइंसेस वाला जो है वो भी फंक्शनल क्योर है। तो आज के लिए पहले मैं आपको हेपेटाइटिस समझाता हूँ कि 3 तरह के हेपेटाइटिस में कौन सा पहला है। तो इसमें आपको एक चीज़ के बारे में जानना चाहिए कि हेपेटाइटिस ए, बी और सी होती है। हेपेटाइटिस ए जो है वो छोटे दौरान में रहकर चले जाती है, लेकिन बी और सी जो है उसमें लंबे तौर तक शरीर में रहने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस ए जो है खाने के थ्रू आ सकती है और तो ये समझ लीजिए अभी के लिए। और हेपेटाइटिस बी किस तरह से काम करता है ये समझने के लिए आपको एनटीसीपी रिसेप्टर के बारे में जानना चाहिए। जो हमारे लीवर में हेपेटोसाइट्स नाम की सेल्स हैं उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर रहती है ये एनटीसीपी रिसेप्टर्स। और एनटीसीपी का फुल फॉर्म है सोडियम टॉरोक्लोएट पॉलीपेप्टाइड। तो सोडियम का जो केमिकल फार्मूला है वो Na है, तो उसमें का N ले लेते हैं और टॉरोक्लोरेट का T, को ट्रांसपोर्टिंग का C और पॉलीपेप्टाइड का P, ये चारों मिलाकर NTCP हो जाता है उस रिसेप्टर का नाम। और सामान्य हेल्दी इंसान जो है उसका लीवर जो नॉर्मल तरह से काम करता है वहाँ पर एनटीसीपी का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हम एनटीसीपी को शट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जब फैट्स खाते हैं, जैसे घी वगैरह खाते हैं, तो उसको पचाने के लिए बाइल एसिड की ज़रूरत पड़ती है और एनटीसीपी जो है ये बाइल एसिड रेगुलेट करने को और ट्रांसपोर्ट करने को मदद करता है। एनटीसीपी एक मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर जो प्रोटीन उसके सरफेस में आते हैं हेपेटोसाइट्स के ऊपर, वो उस प्रोटीन को एनटीसीपी कहते हैं, जिसमें हेपेटोसाइट्स जो है वो हमारे सेल लीवर के बहुत ही महत्वपूर्ण सेल्स हैं जिनका मेन काम है कि बाइल एसिड्स जो है उसको प्रोसेस करना। और ये एनटीसीपी जो है उसका मेन काम है कि बाइल एसिड को ब्लड से लेके हेपेटोसाइट्स तक पहुंचाना। और बाइल एसिड्स जो है वो डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, घी वगैरह खाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो बाइल एसिड्स उसको डाइजेस्ट करने को हेल्प करता है। अभी सवाल ये है कि बाइल एसिड्स कहाँ बनती है और किस तरह से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है और उसके बाद क्यों शरीर से निकल नहीं जाती और वो किस तरह से शरीर में वापस चले जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिनको जॉइंडिस हो जाता है उनका यूरिन में भी बाइल होता है तो एकदम येलो हो जाती है, आँखों में सब बाइल हो जाते हैं तो आँखें येलो दिखती है। लेकिन आमतौर पे हेल्दी आदमी को ऐसे येलोनेस दिखाई नहीं देता, तो बाइल जाती कहाँ है डाइजेस्ट करने के बाद। ये सब जानने के लिए आपको एनटीसीपी का रोल जानना बहुत ज़रूरत है। एनटीसीपी जो है बाइल एसिड्स को
को मॉनिटर करने में और मैनेज करने में बहुत ही बड़ा योगदान देता है। बाइल एसिड जो है वो लीवर में बनते हैं और उसको स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर में वो तब तक रहता है जब तक फैट डाइजेशन के लिए उसकी ज़रूरत ना पड़े। बाइल एसिड्स को वो एनटीसीपी जो है वो हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ करने को, ताकि वो फैट्स को एमल्सिफाई करके डाइजेस्ट कर सके। और उसके बाद बाइल एसिड्स जब फैट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको रीअब्जॉर्ब करके स्मॉल इंटेस्टाइन से ले जाकर वापस ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एनटीसीपी उसको हेपेटोसाइट में वापस लेके जाता है, ताकि हेपेटोसाइट्स उसको प्रोसेस कर सके। और ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। तो इस तरह से एनटीपीसी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमने एनटीपीसी को शट डाउन कर दिया तो फैट्स का डाइजेशन करना बहुत असंभव हो जाएगा लगभग। तो इसलिए जैसे HIV में हम CCR5 को सप्रेस कर देंगे, CD4 रिसेप्टर को सप्रेस कर देंगे, ये सब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एनटीसीपी को सप्रेस नहीं कर सकते, एंटीबॉडी डाल के ब्लॉक नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। एनटीसीपी और दूसरे ट्रांसपोर्टर और रेगुलेटरी मैकेनिज़्म सब मिलकर बाइल एसिड का बैलेंस रखते हैं बॉडी में, और उसको लीवर में संरक्षित करके रखते हैं, और गॉल ब्लैडर में से ज़रूरत पड़े तब लेके आते हैं। और ये बैलेंस जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अच्छी तरह से खाने को पचाने के लिए, खासकर फैट्स को पचाने के लिए। और फैट्स के बिना क्या काम, ब्रेड बटर खाते हैं, बन मस्का खाते हैं, और दाल चावल में घी डाल के खाते हैं, खिचड़ी पे घी डाल के खाते हैं। घी के बिना कैसे रह सकते हैं, चीज़ के बिना कैसे रह सकते हैं। तो एनटीसीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नॉर्मल एनटीसीपी फंक्शन है तब तक इंसान अच्छी तरह से रहता है, लेकिन ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है जब एक शरीर के अंदर घुस जाती है तो सीधे एनटीसीपी रिसेप्टर के पास जाती है, और एंटी रिसेप्टर पे चिपकने के बाद वो एक वेसिकल बन जाती है। वेसिकल यानी कि जो है हेपेटोसाइट है उसका स्किन जो है वो वायरस का पार्टिकल को कवर कर लेता है कुछ फोड़े की तरह, और उसके बाद वायरस का पार्टिकल उसके अंदर चला जाता है तो उसका स्किन निकल जाता है वायरस का, और वायरस रिलीज़ हो जाती है वो जो लीवर की जो सेल है उसके अंदर वो रिलीज़ हो जाती है, हेपेटोसाइट्स के अंदर रिलीज़ हो जाती है। और एक बार वह हेपेटोसाइट्स के साइट के अंदर चले जाए तो फिर उसका रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। रेप्लिकेट करके फिर वायरस उस सेल से बाहर निकलती है, नए वायरस, और दूसरे लीवर सेल्स, दूसरे हेपेटोसाइट सेल जो अनइन्फेक्टेड है उनको जाके इन्फेक्ट करती है। और इसको कंट्रोल नहीं किया तो सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है, फिर लीवर में कैंसर हो सकती है। तो इसको हमेशा कंट्रोल करके रखना पड़ता है, इसके लिए रेगुलर दवाई लेनी पड़ती है। और हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करती है तब तक जब तक उसको हेपेटोसाइट नहीं मिल जाता है, और हेपेटोसाइट मिलने के बाद वो ऐसे इस तरह से वो रेप्लिकेट होती है। और ये जो हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस है ये बहुत ही अनोखा टाइप का वायरस है। इसे हम रेट्रो वायरस नहीं कह सकते, लेकिन कुछ रेट्रो वायरस की तरह ये बिहेव करता है, क्योंकि इसमें आधा डीएनए है, बाकी का आधा आरएनए है। इसका मतलब ये फुल डबल स्ट्रैंड नहीं है। डबल स्ट्रैंड रहेगा तो डीएनए बनती है, डीएनए वायरस बनती है। सिंगल स्ट्रैंड रहेगा तो आरएनए वायरस बनती है। एचआईवी जो है आरएनए वायरस है, जो सेल के अंदर आने के बाद डुप्लीकेट होती है और डीएनए बनाती है, फिर ह्यूमन न्यूक्लियस, ह्यूमन डीएनए के अंदर समा जाती है, इसलिए वो रेट्रो वायरस गिनी जाती है। लेकिन HBV वायरस जो है वो आधा डीएनए है और बाकी का आधा उसका आरएनए है। तो एक बार सेल के अंदर घुसने के बाद वो जो आरएनए वाला हिस्सा है उसका डुप्लीकेट बनाती है, फिर पूरा एक डीएनए बन जाता है। फिर कभी कभी वो डीएनए जो है वो सेल के ह्यूमन डीएनए के साथ शामिल हो जाती है। उसका मतलब है कि फ्यूचर में वो जब ह्यूमन सेल रेप्लिकेट होगी तो ये भी रेप्लिकेट होगा, यानी कि लेटेंट बन गया। और कभी कभी वो शामिल नहीं होती, इसलिए उसे रेट्रो वायरस नहीं कहते। वो क्यों शामिल नहीं होती वो पता नहीं है, उसके बारे में जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कोई लोगों में वो इंटीग्रेट हो जाती है उनके डीएनए के साथ, फिर उसके बाद वो क्रॉनिक बन जाती है। कोई लोगों में वो इंटीग्रेट नहीं होती, तो आगे चलकर उसमें से लोग बच भी सकते हैं। HBV जो है यानी कि हेपेटाइटिस बी और सी जो है उसमें से लोग बच भी सकते हैं कई बार, लेकिन कोई लोग को क्रॉनिक हो जाती है। तो ये इस तरह से है ये
वायरस। और ये वायरस जो है इसका पूरा वायरल रेप्लिकेशन जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का टेक्निक इस्तेमाल करती है। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स रहते हैं जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करते हैं ताकि उसके नए कॉपीज़ नहीं बन सके और ये आगे बढ़ नहीं सके। और वो दवाइयाँ रेगुलरली खाते रहनी पड़ती है हेपेटाइटिस बी के लिए। और ये जो अभी हमने डिस्कस किया था चार दवाओं के बारे में जो क्लिनिकल ट्रायल्स में है, तो उसका मैं आपको थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ। ये है वो 4 थेरेपीज़ जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पहला है ANRS रिसर्च सेंटर की तरफ से, वो है कॉम्बिनेशन ड्रग। आप देखोगे ड्रग्स का नाम लिखा है टेनोफोविर, डाइसोप्रोक्सिल, फ्यूमेरेट एंड एंटेकावेर, टेनोफोविर अलाफेमिनामेड और IP क्योर बी। ये इसका कॉम्बिनेशन यूज़ करके ये बनाया है। और ये जो है ये फंक्शनल क्योर है, फ़ेज़ 2 में है। 30 जून 2024 को इसका एंड डेट है, यानी कि जुलाई अगस्त में अप्रूव होने की संभावना है। दूसरी थेरेपी जो है वो सुन यात सेन यूनिवर्सिटी से आई है और ये कॉम्बिनेशन ड्रग है लेकिन फंक्शनल क्योर नहीं है और इसका फ़ेज़ 2 चल रहा है। 30 दिसंबर 2023 को इसका फ़ेज़ 2 ख़त्म होगा, यानी कि जनवरी, फरवरी या मार्च 2024 में इसका हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा कि अप्रूव हो गई है कि नहीं। और हैनोवर मेडिकल स्कूल का एक फंक्शनल थेरेपी है यहाँ पर हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन ह्यूमन के साथ, ये मोनोथेरेपी है और उसका फ़ेज़ 2 चल रहा है। 1 अगस्त 2023 को ये ख़त्म होना चाहिए था। मैंने काफ़ी ढूंढ के देखा लेकिन मुझे इसका स्टेटस नहीं मिला। जब इसकी स्टेटस मिलेगी तो मैं एक वीडियो बना के आप लोग को बता दूंगा कि इसका क्या हुआ है। या तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगा होगा FDA ने, वरना कुछ प्रॉब्लम भी हुआ होगा। मैं आगे चलकर बताऊंगा आपको एक वीडियो बना के। लास्ट है गिलियड साइंसेस का कॉम्बिनेशन मेडिसिन और इसमें भी टेनोफोविर अल्फेनामाइड यूज़ किया गया है जिस तरह से ANRS रिसर्च सेंटर ने यूज़ किया है। ये भी वही ऑलमोस्ट सेम कॉम्बिनेशन है लेकिन थोड़ा 2 ड्रग्स अलग है और ये फंक्शनल क्योर बनेगा और इसका 1 जनवरी 2024 में फ़ेज़ 2 ख़त्म होता है, यानी कि हेपेटाइटिस बी वालों के लिए फर्स्ट क्वार्टर 2024 में खुशखबरी मिलने की बहुत संभावना है। और अगर कुछ खुशखबरी हो तो मैं आपको ले आऊँगा। तो दोस्तों, आपके अगर फ्रेंड्स कोई हेपेटाइटिस बी से परेशान हो तो उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करना। और करंट स्टैंडर्ड ऑफ केयर का मतलब है, करंट स्टैंडर्ड ऑफ केयर का मतलब है कि अब किस तरह से हेपेटाइटिस बी को ट्रीट किया जाता है। तो उसमें अभी का जो स्टैंडर्ड है उसमें एंटीवायरल मेडिसिन यूज़ करते हैं, रेगुलरली डायग्नोस्टिक्स करते हैं लीवर फंक्शन को मॉनिटर करने के लिए, और बहुत ही ख़राब केस हो तो लीवर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये है करंट, लेकिन फ्यूचर जो है काफ़ी अच्छा दिखता है। 4 कैंडिडेट्स है क्लिनिकल ट्रायल में और ANRS रिसर्च सेंटर जो है वो कॉम्बिनेशन थेरेपी देख रही है जो फ़ेज़ 2 में, जैसे मैंने आपको बताया। सुन यात सेन यूनिवर्सिटी का जो है वो नॉन फंक्शनल क्योर है और हैनोवर का फंक्शनल क्योर है और साथ में गिलियड का भी है। आप लोगों ने देखा होगा गिलियड साइंसेस जो है उसकी थेरेपीज़ काफ़ी ज़ोरदार होती है और काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। मुझे लगता है उनका भी थेरेपी आ जाएगा और मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वार्टर 2024 में हेपेटाइटिस बी वालों को अच्छी खबर मिलेगी। आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ दिया है। ज़रूरत पड़े तो आप एक दो बार दोबारा ये स्किप करके देख लेना वीडियो, ताकि आपको मन में जो क्वेश्चन हो उसका सब आंसर मिल जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाने ना भूलना, चैनल को हेल्प होता है। और हमारा जो वेबसाइट है sharetrek.com, उसमें मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में इसको ब्लॉग पोस्ट की तरह पेश किया है और फ्रेंच और स्पेनिश वर्जन जब बन जाएंगे वो डाल देंगे। अगर कोई हिंदी अनुवाद वाले हैं तो हमें ईमेल लिखिए sharetrek.com के थ्रू और हम आपको उसका वर्ड डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। आप उसको ट्रांसलेट करके हमें वापस भेजना और हम उसको वेबसाइट में डाल देंगे। तो वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। तो इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त दोस्तों, फिर मिलेंगे।